Hello students, welcome to the another session of electrochemistry. Welcome to the amazing platform of NCERT वाला. So my dear students, electrochemistry को हम खींच कर almost last पर ले आए हैं, right? Yes, तो बेटा आज हम अपने lecture 7 पर आ गए हैं. Believe कर पा रहे हो कि 6 lectures electrochemistry के complete हो चुके हैं. And I hope अभी तक जितनी भी चीजें की हैं सारी एकदम clear है, right? Yes, तो बेटा चलिए आज का सेशन भी स्टार्ट करते हैं. आज का जो सेशन है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इजी है. आज कुछ बहुत ज्यादा समझने वाली चीजें नहीं होगी, आज सिर्फ आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी. यानी कि आज वो पार्ट हम कवर करने वाले हैं जिससे आपसे न्यूमेरिकल पोर्शन सबसे ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी रहती है, राइट? यस, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. तो हम क्या करने वाले हैं बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं कंडक्टेंस के बारे में. कंडक्टेंस के बारे में जो हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा है, अब बेटा उसका ना एक न्यूमेरिकल पार्ट होता है, तो आज हम उस न्यूमेरिकल पार्ट को खत्म करने वाले हैं और हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स बहुत सारी करेंगे उससे रिलेटेड. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अब अगर मैं आपको यहां पर सबसे पहले बताऊं बेटा, तो शायद आप सभी को ये याद होगा कि मैम ने आपको ये बताया था कि जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं. तो थोड़ा सा उस चीज को रिवाइज कर लो, क्योंकि आज हम इन्हीं चार्ज कैरियर्स का जो भी इससे इफेक्ट आता है उसी को हम एक्चुअली स्टडी करने वाले हैं. क्योंकि आज हम कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी ये सब चीजें कवर करने वाले हैं. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अगर मैम आपसे पूछती हैं कि चार्ज कैरियर्स क्या है बेटा, चार्ज कैरियर्स. ठीक है, तो चार्ज कैरियर्स जो होते हैं वो मैम ने आपको पहले भी बताया था, अब मैं फिर से बता देती हूं बेटा. मेजरली 2 टाइप के होते हैं. चार्ज कैरियर्स आर मेजरली ऑफ 2 टाइप्स. ठीक है, एक होते हैं बेटा आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स. क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स. और दूसरे होते हैं आपके फ्री आयंस. अब ये दोनों चार्ज कैरियर्स होते हैं. इलेक्ट्रॉन्स भी फ्री होने चाहिए, क्योंकि होते तो मैम हर चीज में इलेक्ट्रॉन है बेटा, हर किसी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं ना. लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां प्रेजेंट होते हैं? वहां पर आपका कंडक्टेंस होता है, वहां पर चार्ज कैरी किया जा सकता है. अब आयंस तो हर जगह होते हैं. NaCl की बात करोगे तो अगर आपके पास में NaCl का सॉलिड है तो बेटा वहां पर भी आयंस है, तो क्या वो चार्ज कैरी कर लेगा? नहीं. जब आपके आयंस फ्री होते हैं तब वो चार्ज को कैरी कर सकते हैं. तो जो ये फ्री वर्ड है ना, ये फ्री में नहीं लगाया है मैम ने, ये फ्री वर्ड फ्री में नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, यस. तो अब इसके बाद में मैम ने आपको याद है, एक हमने क्या किया था, सेटअप किया था. एक हमने सेटअप बनाया था जो गैल्वेनिक सेल वाला सेटअप था. कुछ इस तरीके से था, इस तरीके से 2 आपके पास में इलेक्ट्रोड्स थे और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में यहां पे मैम ने इलेक्ट्रोड बनाया था, तो वो बना देते हैं. ये दोनों आपके इलेक्ट्रोड्स थे. ठीक है, और बेटा यहां पे था आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. ये क्या था? आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन था. और फिर आपने क्या किया था, आपने इन दोनों को यहां पर एक कुछ इस तरीके से कनेक्ट किया था. ऑल्सो ये दोनों ऐसे कनेक्टेड थे, है ना. कुछ ऐसा सेटअप था, अगर याद है तो बहुत बढ़िया. एक कैथोड था, एक एनोड था. इमेजिन ये आपका एनोड है और ये आपका कैथोड है. तो अब बेटा होता क्या था, मैम यहाँ पे ना करंट मूव करता था. कैसे मूव करता था? अब देखो बेटा, अगर आपको चार्ज को कैरी करना है तो आप कहते थे कि गैल्वेनिक सेल के अंदर जो एनोड होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है और कैथोड जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है ना. हाँ, तो जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके एनोड से कहां जाएंगे बेटा? कैथोड में जाएंगे. यस, तो यहां पर ऐसे मूवमेंट होता था आपके इलेक्ट्रॉन्स का. यस, परफेक्ट है मैम, ऐसे ना इलेक्ट्रॉन्स मूव करते थे. ये बेटा आपका बाहर वाला आउटर सर्किट है, ये आपका आउटर सर्किट है. ठीक है मैम, इलेक्ट्रॉन्स मूव किए. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको लिखाई थी कि जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड पे होता है. ये वर्ड्स मैंने बहुत नोट बनवाकर लिखवाए थे कि जो भी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, चाहे वो ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो कैथोड में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, वो होगा कहां पर? इन इलेक्ट्रोड्स के सरफेस पे. इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली कभी भी सॉल्यूशन के अंदर नहीं प्रेजेंट हो सकते, है ना. तो बेटा अगर मैं आपसे पूछूं कि आउटर सर्किट में चार्ज कौन कैरी कर रहा है, तो आप बहुत आराम से कह सकते हो कि मैम इलेक्ट्रॉन्स कैरी कर रहे हैं. ऐसे आपने इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट कर दिया तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करवा रहे हैं आउटर सर्किट में. लेकिन बेटा अगर आप इनर सर्किट की बात करते हो, यानी कि मैं अंदर वाले पार्ट की बात करूं, यहां पर
यहां पर बेटा आप चार्ज कैसे कैरी करवाते हो, तो आप कहोगे कि मैम हमने ना यहां पर एक सॉल्ट ब्रिज लगाया था, ये हमारे पास में ना एक सॉल्ट ब्रिज था। बिल्कुल सही है, आपने एक सॉल्ट ब्रिज लगाया था। अब बेटा जो ये सॉल्ट ब्रिज है आपका, ये जो आपका सॉल्ट ब्रिज है, अब बेटा ये सॉल्ट ब्रिज एक्चुअली क्या करता था? क्या सॉल्ट ब्रिज आपके इलेक्ट्रॉन्स कैरी कर लेता था? नहीं, सॉल्ट ब्रिज जो होता है वो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट से बना हुआ होता है, राइट? यस, अगर मैंने याद है आपको सॉल्ट ब्रिज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन लिखवाई थी। यस, तो बेटा यहां पर आपका जो न्यूट्रलाइजेशन होता है, जो चार्ज कैरी होता है, वो आयंस की वजह से होता है। वो किसकी वजह से होता है? आयंस की वजह से होता है। सोल्यूशन है ना, अब सोल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं प्रेजेंट हो सकते, यहां पर आपके फ्री आयंस प्रेजेंट होते हैं और उनसे आपका चार्ज कैरी होता है, ठीक है? तो ऐसा क्वेश्चन भी आपसे बहुत बार, आई थिंक एक बार जेई में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि आउटर सर्किट में तो चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन्स कैरी करते हैं, इनर सर्किट जो है आपका वो कैसे कंप्लीट होता है एक सेल का, कैसे मूवमेंट होता है चार्ज का? तो आप कहोगे वो जो सर्किट है वो आयंस कंप्लीट करते हैं और चार्ज जो है वो आयंस से, फ्री आयन से मूव होता है, ठीक है? यस, तो वही चीज आपको यहां पर बोली गई है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बेटा वो आपके सरफेस पे होते हैं, ठीक है? और अगर आप फ्री आयंस की बात करोगे तो इन द सोल्यूशन, तो ये कहां होता है? ये बेटा आपका सोल्यूशन में होता है। आई होप यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं बेटा। अब अगर आपको चार्ज कैरियर्स समझ आ चुका है तो अब हम क्या करने वाले हैं? हमने इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस पढ़ा था, बिल्कुल मैम हमने इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस पढ़ा था। तो बेटा अब इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम पे हम ये देखेंगे कि एक सोल्यूशन जो है वो कितना आसानी से चार्ज को कैरी करता है, कितना आसानी से चार्ज को जाने देता है, यानी कि कंडक्शन कितना आसानी से होता है, ठीक है? तो आज हम वो सब चीजें पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती है उसमें मेजरली दो पार्ट्स होते हैं। मैंने आपको बताया था कि उसमें मेजरली दो पार्ट्स होते हैं, एक मैंने यहां पे लिखवाया था कंडक्टेंस और एक मैंने यहां पे लिखवाया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, है ना? और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में मैम ने आपको दो चीजें करवाई थी, एक हमने गैल्वेनिक सेल किया था बेटा पहले, जिसके अंदर आपने नर्स्ट इक्वेशन और सब कुछ पढ़ा था, और उसके बाद में आपने अभी इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ा, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर आपने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रोलिसिस और वो सब चीजें पढ़ी जो हमने इलेक्ट्रोलिसिस लास्ट एक दो क्लासेस में जो चीजें कवर की हैं वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल वाली थी। उससे पहले हम गैल्वेनिक सेल पढ़ रहे थे, राइट? यस, तो बेसिकली हमने ये वाला पार्ट कवर कर लिया है, अब हमारा सिर्फ ये वाला पार्ट रहा है। और याद है मैंने कहा था कि ये कंसेप्चुअल पार्ट था, अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट था, ये इजी पार्ट है, ये आप बहुत आसानी से कर लोगे। तो कंग्रेचुलेशंस, आप आसान वाले पार्ट पर आ गए हो, ठीक है? यस, तो चलो आज आसान वाला पार्ट खत्म करते हैं। ओके चलो, ठीक है? तो बेटा अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी के बारे में, ठीक है? तो अब इसके लिए आपको अपना एक सेल अज्यूम करना है, तो अज्यूम कर लो कि आपके पास में एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है कुछ इस तरीके से, ठीक है? और आपके पास में यहां पर है दो इलेक्ट्रोड्स, ये एक इलेक्ट्रोड है और ये दूसरा इलेक्ट्रोड है, ठीक है? अब इमेजिन क्या करना है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो L सेंटीमीटर्स है, ठीक है? और जो इन दोनों के बीच का, इन दोनों का जो एरिया है वो क्या है? A सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है? मैं लिखवा दूंगी इन चीजों को, डोंट वरी। क्या समझा हमने अभी तक? यहां पर हमारे पास में एक सोल्यूशन, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन था, ठीक है? और बेटा आपके पास में दो इलेक्ट्रोड्स हैं और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स का जो एरिया है वो हमने A सेंटीमीटर स्क्वायर कंसिडर किया है और जो लेंथ है वो हमने L सेंटीमीटर कंसिडर की है। उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये इन दोनों के बीच के डिस्टेंस की मैं बात कर रही हूं, ठीक है? अब बेटा ये जो सोल्यूशन है, ये जो सोल्यूशन है, जब इसमें से चार्ज पास होगा, जब इसमें से चार्ज पास होगा तो ये कुछ अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस तो शो करेगा, है ना? तो बस वही है बेटा, रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज द हिंड्रेंस caused by the solution, it is the hindrance caused by the solution
टू द फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, टू द फ्लो ऑफ चार्ज। अब पता है क्या, मैं ना कोई डेफिनेशंस रट के नहीं आती हूं, लेकिन अगर मेरे को कॉन्सेप्ट पता है तो मैं डेफिनेशन अपने आप से बना के लिख देती हूं। बस आपको भी ऐसे ही करना है, आपको समझना है ताकि डेफिनेशन खुद से बन जाए, रटने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। यस, तो मैम रेजिस्टेंस, ओके, ये वाली रेजिस्टेंस तो मैम हमें पता समझ आ गई कि एक सोल्यूशन है, ये अंदर जो आपका सोल्यूशन है ये चार्ज को कितना हिंड्रेंस कॉज करेगा कि वो चार्ज को फ्लो ना करने दे, कितना नहीं पास करने देगा, वो उसकी रेजिस्टेंस होगी। अब जो बेटा आपकी ये रेजिस्टेंस होती है इसको R से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो R जो होता है आपको आई थिंक फिजिक्स वाला याद होगा, मतलब फिजिक्स वाला, ये वाला फिजिक्स वाला नहीं, जो आपने फिजिक्स में रेजिस्टेंस पढ़ा होगा वो वाला फिजिक्स वाला, ठीक है। देख रहे हो यार, अपने आप ही फिजिक्स वाला आ रहा है ना। चलो, तो जो रेजिस्टेंस है वो बेटा आप ऐसे बोलते थे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द लेंथ L, है ना, लेंथ L होता था, याद है, तो बस वैसा ही कॉन्सेप्ट लगाना है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। अब L यहां पर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, तो आपकी जो सोल्यूशन रेजिस्टेंस कॉज करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड। तो मैम साथ साथ में यहां पे लिख दो, यहां पर L जो है वो रिप्रेजेंट क्या करता है, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। और ये बेटा हम सेंटीमीटर में ले रहे हैं, मैं आपको बताऊंगी क्यों ले रहे हैं, अभी हम इसको सेंटीमीटर में ले रहे हैं, ठीक है। तो R रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। R जो होता है बेटा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। तो A क्या है, एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, थोड़े से बस साइंटिफिक टर्म्स है, होता तो एरिया ही है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, कोई इशू नहीं है यहां तक, आई होप यहां तक बढ़िया चल रही है बात, ठीक है। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, ठीक है। तो R ये हो गया, अब इन दोनों को कंबाइन कर दो तो आप 1 और 2 से क्या कंबाइन करके निकाल सकते हो, दैट R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी हटता है तो R जो है वो आ जाता है आपका रो L अपॉन A। तो यहां पर आपके पास में एक एक्सप्रेशन आ गया which is R is equal to rho L upon A, R is equal to rho L upon A, ठीक है। अब मैम रो क्या है तो बेटा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ही, राइट, यस। तो यहां पे बेटा इस रो का एक स्पेसिफिक नाम होता है जिसे कहा जाता है रेजिस्टिविटी, इसे क्या कहा जाता है, रेजिस्टिविटी, ठीक है। यस, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, अभी हम इतना समझ लेते हैं कि ये क्या होता है, ये रेजिस्टिविटी होता है, ये प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटता है, तो R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ये डेफिनेशन तो आप, ये वाला फॉर्मूला तो आपको आई थिंक फिजिक्स से भी ही याद होगा, ठीक है। यस, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। अब क्या हम रेजिस्टेंस के यूनिट्स की बात कर सकते हैं, तो चलो बेटा रेजिस्टेंस के यूनिट्स की बात कर लेते हैं, यूनिट्स यहां लिख लेते हैं। यूनिट्स क्या होंगी भाई रेजिस्टेंस की, अब मैम आप ये हमें मत बताओ, आपसे ज्यादा हमें आता है, हमने फिजिक्स पढ़ी है। रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम, है ना, तो ओम होती है मैम उसकी यूनिट, या फिर आप इसको इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। यस, तो रेजिस्टेंस तो आपने सॉर्ट कर लिया, बिल्कुल सॉर्ट कर लिया, रेजिस्टेंस आता था। अब रेजिस्टिविटी पर चलते हैं, ठीक है। अब जब आप रेजिस्टिविटी की बात करोगे तो आप कहोगे कि मैम हमें पता है, अभी हमने डिराइव किया कि जो R है दैट इज इक्वल टू रो L अपॉन A, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। अब अगर हम मैं हेडिंग लिख दूं पहले रेजिस्टिविटी, ठीक है। अब बेटा ये जो रेजिस्टिविटी होता है ना, इसको एक और नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। कई बार रेजिस्टिविटी वर्ड बोल देते हैं, कई बार स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल देते हैं, तो चलो ये नाम भी याद कर लेंगे सबकी खुशी के लिए। तो ये हो जाएगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है रो से, कोई इशू नहीं है यहां तक। यस, चलो अब हमें मैम रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है, तो कहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। R जो होता है वो आपका रो L अपॉन A के बराबर होता है। सबसे पहले रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन लिखनी है, तो बेटा आपको पता है कि L होता है इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस और A होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर मैं
एरिया बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, जो इलेक्ट्रोड्स के बीच का एरिया है उसको 1 सेंटीमीटर कर दूं, ठीक है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया को, और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दूं। तो मैंने क्या किया, मैंने एरिया बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स को 1 सेंटीमीटर कर दिया, और मैंने क्रॉस सेक्शनल एरिया जो था इलेक्ट्रोड्स का उसको भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया। तो मैम आपकी ये वाले, अगर हम इसको 1 में पुट करेंगे तो R जो होगा वो मैम रो के बराबर आ जाएगा। तो क्या आप यहां से रेसिस्टिविटी की डेफिनेशन लिख सकते हो? आप कह सकते हो दैट रेसिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस। आप क्या कह सकते हो? रेसिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफर्ड by the solution when electrodes with cross-sectional area, when electrodes with cross-sectional area (1 centimeter square) are kept 1 सेंटीमीटर अपार्ट, है ना। या फिर आप बोल सकते हो कि रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सॉल्यूशन। आप कुछ भी डेफिनेशन अपने हिसाब से बना सकते हो। आप ये भी बोल सकते हो कि रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ सॉल्यूशन इन व्हिच द इलेक्ट्रोड्स आर केप्ट 1 सेंटीमीटर अपार्ट एंड देयर क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप कुछ भी डेफिनेशन बनाओ, बस आपको बातें सारी ये की ये लिखनी है, ठीक है। अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की डेफिनेशंस होती हैं, है ना। अब जब आपको कोई टॉपिक पे पैराग्राफ लिखने को बोलते हैं तो आप यही तो करते हो, मैंने सुरेश को पेन दिया, सुरेश ने मुझसे पेन लिया, ऐसे ही तो लाइनें बढ़ाते हो ना। तो बस वही है बेटा, एक ही बात को अलग अलग तरीके से लिख देते हैं डेफिनेशन में। अगर आपको बात पता है तो आप डेफिनेशन अपने आप बनाकर लिख सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जो मैम ने लिखी है वही लिखनी है, अपने हिसाब से और बना के लिख दो। जो मेन जिस्ट है टॉपिक का वो आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? वीडियो को पॉज कर लो, लिख लो यार, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पीछे वाला भी लिखना है तो पीछे वाला भी लिख लो। ये लिखा पहले, पॉज कर लो, लिख लो। फिर ये लिखा हमने, पॉज कर लो, लिख लो। फिर ये लिखा हमने, पॉज कर लो, लिख लो, ठीक है। अभी भी हमें रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन ढूंढना है, तो अभी हम रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन भी ढूंढेंगे। इधर ही ढूंढ लेते हैं यार, है ना। चलो एक स्ट्रेट लाइन लगा देते हैं यहाँ पे। अब एक्सप्रेशन ढूंढ लेते हैं। देखो, एक्सप्रेशन ढूंढने के लिए आपको करना क्या है? आपको कुछ भी नहीं करना बेटा, बस आपको ये देखना है कि R जो है वो मैम रो L अपॉन A के बराबर है। तो अगर मैं क्या कर दूं, रो लिख दूं, तो रो क्या हो जाएगा बेटा? रो विल बी इक्वल टू R A अपॉन L। ये होगा। अब बेटा ये एक्सप्रेशन आ गया रेजिस्टिविटी का, ये क्या आ गया आपका? एक्सप्रेशन आ गया रेजिस्टिविटी का। चलो ठीक है, रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन है, लेकिन आपको पता है क्या पूछा जाता है? यूनिट्स। आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी की यूनिट्स फाइंड आउट करना आना चाहिए। तो अगर आप इसकी यूनिट फाइंड आउट करोगे तो यूनिट कैसे फाइंड आउट करोगे भाई? सोचो। मैम यूनिट फाइंड आउट करने के लिए मुझे सिर्फ एक सिंपल सी चीज देखनी है कि इसके आगे क्या क्या लिखा हुआ है। रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की यूनिट मैम ने अभी आपको बताई थी ओम, ठीक है। तो ओम लिख लो पहले। उसके बाद में बेटा एरिया किस में था? सेंटीमीटर स्क्वायर में लेते हो हमेशा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। और लेंथ किस में लेते हैं? सेंटीमीटर में लेते हैं, तो यहां पे आ जाएगा सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर गया, तो बेटा इसकी यूनिट क्या आ गई? ओम सेंटीमीटर। ओम सेंटीमीटर, या फिर इसको लिख सकते हो ओम सेंटीमीटर। ये वाला साइन भी लगा सकते हो। अब आप
आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि मैम एक बात बताओ, आप एसआई यूनिट जो होती है वो तो मीटर में होती है, लेकिन आप हर जगह सेंटीमीटर क्यों ले रहे हो? क्योंकि बेटा आपको क्वेश्चंस में जब भी ये न्यूमेरिकल्स मिलेंगे हमेशा आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके ही अपना आंसर निकालना है। अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि मीटर के टर्म्स में आंसर दो, तो फिर पहले पूरी कैलकुलेशन इसी हिसाब से करो, क्योंकि सारी कैलकुलेशन सेंटीमीटर के हिसाब से होती है। लास्ट में सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देना, मैं आपको कन्वर्जन भी सिखा दूंगी, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखना, जब तक कैलकुलेशंस कर रहे हो न्यूमेरिकल्स में हमेशा सेंटीमीटर में ही करना है, ठीक है। एसआई यूनिट नहीं है वो, लेकिन फिर भी आपको सेंटीमीटर में ही करना है, क्योंकि इसकी सेंटीमीटर में ही कैलकुलेशंस होती हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने इसकी यूनिट को भी कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। यस, तो हमने रेजिस्टेंस समझ लिया, हमने रेजिस्टिविटी समझ लिया। रेजिस्टिविटी क्या है? कुछ नहीं मैम, अगर आप लेंथ को, डिस्टेंस को 1 सेंटीमीटर ले लो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लो, तो जो रेजिस्टिविटी होती है वो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सॉल्यूशन ही होती है जब आपके इलेक्ट्रोड्स 1 सेंटीमीटर अपार्ट हो और उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। अगर मुझे रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन ढूंढने को बोल दिया तो मैं ये ढूंढ दूंगा, और अगर मुझे यूनिट बोल दिया तो मैं यूनिट भी निकाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। यस, तो बस हो गया, क्लियर है बेटा। यस, तो अभी तक हमने रेजिस्टिविटी, जिसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से भी जाना जाता है, कैलकुलेट कर लिया है। और अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है? कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी ऑफ योर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी तो पढ़ ली, अब कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी पे आ जाओ, ठीक है। तो अगर आप कंडक्टेंस की बात करते हो तो सबसे पहले मैम कंडक्टेंस समझाएंगी आपको। तो जो आपका कंडक्टेंस होता है उसको एक सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, जनरली जी से। क्या होता है वो सिंबल? जी थोड़ा सुंदर बना देते हैं, ऐसा जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब यार कंडक्टेंस क्या होता है? मैम रेजिस्टेंस होता है कि कितना उसको रोक रहा है, कंडक्टेंस क्या होता है? कितना आसानी से वो जा रहा है, मतलब है तो मैम वो एकदम रेसिप्रोकली, तो बस वही है बेटा, वही है कंडक्टेंस। क्या है? इट इज दी रेसिप्रोकल, इट इज दी रेसिप्रोकल ऑफ दी रेजिस्टेंस offered by the solution, by the solution, ठीक है कि नहीं? ठीक है। अब देखो बेटा, कंडक्टेंस मैम हमने समझ लिया, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। यानी कि अगर आप यहां पर G की बात करोगे तो ये होगा 1/R के इक्वल। हमेशा G जो है वो आपका 1/R के इक्वल होगा, ठीक है, पहली चीज। दूसरा आपको G का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा पूरा, है ना। तो मैम एक तो हमें ये समझ आ गया, एक तो हमें ये वाला याद रखना है। दूसरा बेटा आपको पता है वी नो R इज इक्वल टू रो L/A, तो ये पुट कर दो, तो G जो होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा? 1/G जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा? 1/रो A/L, 1/रो A/L के बराबर आ जाएगा, है ना। यस, कोई इशू है क्या? यहां तक कोई इशू नहीं है, क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है। पता है आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं याद करना, बस रेजिस्टेंस वाला जो शुरू में किया था ना, जो फिजिक्स से पढ़ के आते हो वही याद करना है, और कोई नहीं याद करना, सारे खुद से निकाल लोगे। मैं बता रही हूं आपको बस पता होना चाहिए कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का उल्टा। तो रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला आता है, वो उससे कैलकुलेट कर लो रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस निकालना है तो उसका उल्टा कर दो, बस याद करने की जरूरत पड़ी। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनको फॉर्मूले चाहिए होते हैं, तो लो भाई आपके लिए मैम फॉर्मूला भी लाएंगी, दिक्कत नो। चलो बहुत बढ़िया। तो मैम ये होता है हमारा रेजिस्टेंस, ठीक, कंडक्टेंस, ठीक है। अब बेटा कंडक्टेंस का यूनिट, अब मैम हमें कंडक्टेंस की यूनिट के बारे में बताइए। तो बेटा यूनिट क्या होगी? कुछ ज्यादा डिस्कशन करना ही नहीं है यूनिट्स के लिए। हमें पता है कि जो कंडक्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। तो यानी कि मैम इसकी यूनिट होगी ओम इनवर्स 1/R है ना, R इनवर्स, यानी कि जो भी आपकी रेजिस्टेंस की यूनिट है वो। या फिर बेटा एक और तरीके से इसको लिखा जाता है ओम इनवर्स, ऐसे भी लिख सकते हो। एक और तरीके से भी लिखा जाता है
MHO, मोह, मोह, ठीक है, यस। तो ओम का उल्टा कर दो, देखो MHO ऐसे लिख दो तो भी वो भी आपकी यूनिट होती है। तो ये 3 तरह की यूनिट्स आप कोई भी लिख सकते हो, सबका एक ही मतलब है कि भैया कंडक्टेंस दी हुई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इजी था, यस, बहुत बढ़िया बेटा। अगर कंडक्टेंस समझ आया तो क्या कंडक्टिविटी में कोई दिक्कत आने वाली है? मुझे तो नहीं लगता। तो चलो अब कंडक्टिविटी खुद करो, कंडक्टिविटी खुद करो, मैं नहीं कराऊंगी, कंडक्टिविटी खुद करके बताओ मुझे। मैं लिख रही हूं यहां पे कंडक्टिविटी, ठीक है। कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट किया जाता है के से, कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट किया जाता है के से, ठीक है। चलो अब बेटा कंडक्टिविटी को के से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको एक नाम और से भी जाना जाता है, वो नाम हम डाल देते हैं। क्या क्या नाम होते हैं? स्पेसिफिक, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, एक होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और बेटा कापा के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्या बोला जाता है इसको? कापा। क्या बोला जाता है इसको? कापा, ठीक है। कई बार आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा द वैल्यू ऑफ कापा इज, यानी कि आपको कंडक्टिविटी की वैल्यू दी है, ठीक है। तो ये 2 नाम से भी आपको कई बार क्वेश्चन में आ सकता है। अब रेजिस्टिविटी का सबसे पहले तो मैम क्या बोलेंगे? रेजिस्टिविटी क्या है? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। क्या है? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, है ना। तो सबसे पहले तो ये लिख लो, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, है ना। कोई दिक्कत नहीं। यानी कि मैम यहां से हम क्या कह सकते हैं? दैट जो के है वो किसके इक्वल है? 1/ρ के इक्वल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक एक्सप्रेशन तो ये आ गया कि के जो है वो 1/ρ के इक्वल है, लेकिन अभी भी और एक्सप्रेशंस फाइंड आउट करने हैं। तो और एक्सप्रेशंस मैंने कहा था एक ही फॉर्मूला याद करना है और तो कुछ याद ही नहीं करना। तो जो एक फॉर्मूला याद करना है उसको याद कर लो। मैम आर जो होता है वो ρl/a के बराबर होता है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, ठीक है। अब बेटा अगर आप सबका रेसिप्रोकल कर दोगे तो ये 1/r हो जाएगा, ये 1/ρ हो जाएगा, ये a/l हो जाएगा, है ना। अब देखो ये किसके बराबर होता है? कंडक्टेंस के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है? कंडक्टिविटी के बराबर होता है, ठीक है। तो यहां से आप कह सकते हो दैट G जो है वो किसके बराबर आ गया? K × a/l के बराबर आ गया। तो K जो है वो किसके बराबर आ गया? G × l/a के बराबर आ गया। आया कि नहीं? आया? यस मैम, बिल्कुल। तो इस तरीके से आप कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। कोई भी वैल्यू दी हो सकती है, उससे आपको कैलकुलेट करना है, तो बस एक फॉर्मूला याद करना है और सारे कॉन्सेप्ट्स डिट्टो एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगे। अब जो अगली इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है बेटा इसकी यूनिट्स, ठीक है। तो चलो अब इसकी यूनिट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। यहां लिख रही हूं, अब देखो यूनिट्स क्या होंगी। यूनिट्स क्या होंगी मैम? क्या होता है? 1 जो आपका के होता है दैट इज इक्वल टू 1/ρ, ठीक है। हाँ अब देखो अगर मैम ये 1/ρ के बराबर है तो रो की यूनिट्स तो हमने निकाली थी। रो की यूनिट्स क्या थी बेटा? देखो ओम सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर ये यूनिट थी बेटा तो यहां पर क्या आ जाएगा मैम? यूनिट ऑफ के विल बी इक्वल टू ओम सेंटीमीटर का इनवर्स, सॉरी ओम सेंटीमीटर का होल इनवर्स, है ना। इस पूरे का इनवर्स होगा, यानी कि आप लिख सकते हो ओम इनवर्स या और सेंटीमीटर इनवर्स, ऐसे लिख सकते हो। या फिर कैसे लिख सकते हो? ओम को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स मैम ये भी यूनिट हो सकती है। और क्या हो सकता है बेटा? इसको आप MHO सेंटीमीटर इनवर्स भी तो लिखते हो, हाँ, तो ये भी हो सकता है। इसके बाद एक नई और यूनिट आ गई, इसके बाद एक नई और यूनिट आ गई, बस वो याद करनी है। वो क्या है? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। और जो ज्यादातर आपको न्यूमेरिकल्स में यूनिट मिलेगी वो आपको बेटा यही मिलेगी,
साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो जो ये S है, S रिप्रेजेंट करता है साइमन, SIEMEN, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो आपको यूनिट देख के भी समझ आना चाहिए कि क्या आपको दिया हुआ है। अगर ओम में कोई वैल्यू दिया तो यानी कि वो रेजिस्टेंस है, अगर आपको ओम इनवर्स में दिया तो पक्का वो कंडक्टेंस है, अगर साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में दिया तो मतलब कंडक्टिविटी है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होती हैं। तो ये लिख लो, मैं पानी पीती हूं फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो लिख लिया, आगे देखते हैं। नेक्स्ट ये वाला पार्ट लिखो फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, लिख लिया, बढ़े आगे। चलो, इसके बाद बस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया, बाकी सारी चीजें कर ली, और वो है सेल कांस्टेंट। अब बेटा सेल कांस्टेंट जो होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक सिंबल से, दैट इज योर G स्टार। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? G स्टार से। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? G स्टार से। आई होप आवाज क्लियर हो रही होगी। ठीक है, अब देखो सेल कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं, होता क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स it is the distance between the electrodes and area of cross section of electrodes। ठीक है, यानी कि बेटा G स्टार जो होता है वो एक्चुअली आपका L अपॉन A होता है। G स्टार जो होता है वो एक्चुअली आपका L अपॉन A होता है। ठीक है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है मैम, इसको देख के क्या आपको एक चीज समझ आ रही है कि एक पर्टिकुलर सेल के लिए बेटा इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, चेंज थोड़ी होता रहेगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी इलेक्ट्रोड्स का कांस्टेंट होगा। यानी कि हर एक पर्टिकुलर सेल का सेल कांस्टेंट जो होता है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है, तो हर एक सेल का जो सेल कांस्टेंट होता है वो कांस्टेंट वैल्यू होती है। आपका जो सोल्यूशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन तो बदल सकती है। जो आपका सेल है, मैंने आपको यहां पे एक सेल बना के दिखाया था स्टार्टिंग में, ये वाला बेटा, इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन तो बदल सकती है, इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन तो बदल सकती है, पर क्या इसका सेल कांस्टेंट बदल सकता है? नहीं। अगर आपने डिस्टेंस और एरिया कांस्टेंट रखा है तो सेल कांस्टेंट हमेशा उसका सेम रहेगा, एज लॉन्ग एज आप उनको चेंज नहीं कर रहे हो। कंसंट्रेशन चेंज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट, यस, इस चीज का आपको बस ध्यान रखना था। ठीक है, ओके, तो यहां से आपको सेल कांस्टेंट समझ आया। अब बेटा यहां पर हम इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। तो यूनिट क्या हो जाएगी मैम? G स्टार की जो यूनिट होगी वो क्या होगी बेटा? लेंथ सेंटीमीटर में होता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, तो सेंटीमीटर इनवर्स जो है वो इसकी यूनिट हो जाएगी। तो जब भी सेंटीमीटर इनवर्स में कुछ दिया हो तो समझ लो कि वो आपको यूनिट दी हुई है। ठीक है, सेल कांस्टेंट की। ओके, अब हमने जितनी भी चीजें पढ़ी, रेजिस्टेंस पढ़ी, रेजिस्टिविटी पढ़ी, कंडक्टेंस पढ़ा, कंडक्टिविटी पढ़ी, सेल कांस्टेंट पढ़ा, सबको एक ही फॉर्मूला से निकाल के दिखाती हूं। अब देखो, ध्यान से देखना, आपको पता है दैट R जो होता है वो रो L अपॉन A के बराबर होता है। R जो है वो रो L अपॉन A के बराबर है। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो 1 अपॉन R विल बी इक्वल टू 1 अपॉन रो A बाय L हो जाएगा, A बाय L हो जाएगा। और आपको पता है कि यहां पर ये जो है वो आपका कंडक्टेंस है और ये जो है वो आपकी कंडक्टिविटी है, और ये आपकी कंडक्टिविटी है। अभी तक बस इसी को रखना। अगर मैं इसको फर्दर लिखना चाहूं तो मैं कह सकती हूं दैट G इज इक्वल टू K इंटू A बाय L, है ना। अब बेटा अगर ये A बाय L है तो क्या मैम इसको ऐसे लिख सकती हैं दैट G इज इक्वल टू A, यहां पे L आ जाएगा और L के नीचे आ जाए, क्या कर दिया मैम ने, K अपॉन नीचे L आ जाएगा और A को मैं इसके नीचे ले आऊं। L अपॉन A क्या होता है? G स्टार। L अपॉन A क्या होता है? G स्टार। तो आप यहां से क्या कह सकते हो कि ये वाला जो पार्ट है ये किसके इक्वल है? G
स्टार के, और ये जी स्टार आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो यहां से बेटा आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन मिलेगा कि जो के कंडक्टिविटी होती है वो आपकी कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन होती है। कंडक्टिविटी जो होती है एक सेल की वो हमेशा कंडक्टेंस और सेल कांस्टेंट का रिलेशन होती है, प्रोडक्ट होती है। और ये जो फॉर्मूला है बेटा आपका बहुत ही न्यूमेरिकल्स में यूज होता है, ये बहुत ही सारे न्यूमेरिकल्स में यूज होता है, ठीक है। आई होप यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। मैंने बस क्या किया, जो जो चीजें मैंने जानी थी उन सबको पुट करके आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन दे दिया जो आपसे बहुत बार पूछा जाएगा, ठीक है। यस, अब मैं जितना भी कुछ पढ़ा है उस सारे को रिवाइज करवा रही हूं, जितना भी पढ़ा है सबको रिवाइज करा रही हूं, 5 सेकंड में सारा रिवाइज हो जाएगा। हमने शुरू किया R इज इक्वल टू रो L अपॉन A से, जहां R था रेजिस्टेंस, रो थी रेजिस्टिविटी, L थी डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, A था इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। उसके बाद में मैंने अगर इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो मेरे को क्या मिल जाएगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, तो मैम आप कहोगे कि ये जो होता है 1 अपॉन रेजिस्टेंस जो होता है वो कंडक्टेंस होता है, और कंडक्टेंस को हम G से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 अपॉन रेजिस्टिविटी जो होती है वो कंडक्टिविटी होती है, और कंडक्टिविटी को हम K कापा से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड मैम ये जो है इसको आप L अपॉन A के हिसाब से लिख सकते हो। अब आप कहोगे कि यहां पे जो ये L अपॉन A है ये आपका सेल कांस्टेंट होता है G स्टार, ये क्या होता है G स्टार। तो मैम यहां से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन मिल गया कि K जो है वो आपका G इंटू G स्टार के बराबर होता है, K जो है वो आपका G इंटू G स्टार के बराबर होता है। और इससे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स अब आप सॉल्व कर सकते हैं, और सिर्फ इतने ही फॉर्मूलाज हैं। करें अब क्वेश्चन सॉल्व, चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं भाई। सारी चीजें मैम ने बता दी, अब क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, खुद से ट्राई करना है, फिर मैम का अप्रोच देखना है। क्वेश्चन कहता है इफ K ऑफ 0.1 नॉर्मल KCl, अगर K यानी कि कंडक्टिविटी आपको दी हुई है और कितना दिया हुआ है 1.2 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। अगर आपको नहीं पता कि K क्या है तो भी बेटा यूनिट को देख के आप फाइंड आउट कर सकते हो कि ये कंडक्टिविटी दी हुई है। दूसरा कहता है और रेजिस्टेंस जो है वो आपको 60 ओम गिवन है, 60 ओम आपको गिवन है। आपको G स्टार फाइंड आउट करना है, यानी कि आपको सेल कांस्टेंट बताना है। सेल कांस्टेंट जो होता है वो L अपॉन A के बराबर होता है, ठीक है। इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, तब तक मैं अपना कैलकुलेटर लाती हूं, ठीक है। मैं अपना कैलकुलेटर ले आऊं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो तुमने अभी तक सॉल्व कर लिया होगा, क्योंकि इससे ज्यादा टाइम मैं आप लोगों को दूंगी नहीं, बहुत जल्दी जल्दी ये क्वेश्चंस करने हैं। अब देखो कैसे मैं G स्टार निकालूं। मुझे एक फॉर्मूला आता है, मैंने कहा था मुझे हमेशा बस एक ही फॉर्मूला आता है। R जो होता है वो रो L अपॉन A के बराबर होता है। अब हमें जो जो चीजें पता है उस टर्म्स में हम फॉर्मूला को चेंज कर लेते हैं। मुझे कंडक्टिविटी दी हुई है तो मैं इसको 1 अपॉन R लिख दूं, इसको 1 अपॉन रो लिख दूं, ठीक है, ये A अपॉन L हो जाएगा। अब बेटा आपको क्या वैल्यू दिया, आपको रेजिस्टेंस दिया, तो आप इसको मत चेंज करो, लेकिन आपको पता है ना ये किसके बराबर होता है, K के बराबर होता है ना। एंड आपको ये भी पता है कि G स्टार जो होता है वो L अपॉन A के बराबर होता है, यानी कि मैम 1 अपॉन R जो है वो किसके इक्वल हो गया, K अपॉन L, और यहां आ जाएगा A, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, यस। तो यहां से अब आप इसको G स्टार लिख दो, तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू K अपॉन G स्टार हो जाएगा। G स्टार आपको फाइंड आउट करना है, तो मैम G स्टार जो सेल कांस्टेंट है वो किसके बराबर है, K इंटू R के, K इंटू R के, ठीक है। K की वैल्यू कितनी दी है 1.2 इंटू 10 रेज टू दी पावर -2। सेंटीमीटर वाला पार्ट देख लेना बेटा, सेंटीमीटर में है। रेजिस्टेंस आपको 60 ओम दिया है तो बस इसको 60 कर दो, ये हो जाएगा 1.2 इंटू 10 रेज टू दी पावर -1 इंटू 6, ठीक है। ये हो जाएगा 6 2 12, 2 और 1 6 1 6 7 7.2 इंटू 10 रेज टू दी पावर -1। तो बेसिकली 0.72 जो है वो आपका G स्टार आ रहा है, और G स्टार की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर इनवर्स। तो यूनिट लिख देना सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। चेक कर लेना कैलकुलेशन प्लीज।
मैंने अपनी तरफ से सही करी है, ठीक है। यस, आई होप आप लोग कैलकुलेशन चेक कर लोगे। बाकी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी, आप लोगों को कर लिया होगा, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़े, अगला सवाल करें। कुछ नहीं किया, बस बेटा इसी फॉर्मूला से सारी चीजें निकाली और हमेशा इसी फॉर्मूला से ही निकालूंगी। पहला क्वेश्चन हो गया, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। चलें आगे, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि द कंडक्टेंस अ कंडक्टेंस सेल वाज फिल्ड विद अ 0.02 मोलर KCl सॉल्यूशन व्हिच हैज कंडक्टिविटी, आपको कंडक्टिविटी दी हुई है के 2 × 10⁻³ फाइंड द रेजिस्टेंस व्हेन द सिग्मा इज 0.1 सेंटीमीटर। अब आपको पता है क्या दिया हुआ है, अब ध्यान से देखना, रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है और आपको सिग्मा की वैल्यू दी है कितनी, 0.1 सेंटीमीटर। अब आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि मैम ये सिग्मा क्या होता है, ये तो हमें नहीं पता, ये तो आपने हमें कराया ही नहीं। अगर मैंने ये नहीं कराया तो क्या आप इसकी यूनिट देख सकते हो, सेंटीमीटर इनवर्स है, और सेंटीमीटर इनवर्स किसकी यूनिट होती है, सेल कांस्टेंट की। तो मैम जो ये सिग्मा है एक्चुअली जी स्टार ही है, और जी स्टार की वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर इनवर्स दी हुई है। देखा, मैंने कराया है ये। अब देखो, अब करना क्या है, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो एक ही फॉर्मूला है जो हमें आता है, वो फॉर्मूला लगाओ, R = ρl/A, 1/R = 1/ρ A/L। ये मुझे K दिया हुआ है, ठीक है, और G स्टार दिया हुआ है, और G स्टार होता क्या है, L/A, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं K/L/A, जिसको लिख सकते हो K/G स्टार, यानी कि 1/R जो है वो किसके बराबर है, K/G स्टार के। K की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 × 10⁻³ और G स्टार की कितनी वैल्यू दी है, 0.1, G स्टार है 0.1। तो ये कितना हो जाएगा भाई मैम, यहाँ पे इंटू 10 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 × 10⁻², राइट, यस। तो यानी कि 0.02 जो है वो मेरा, एक सेकंड मैम, ये क्या करा आपने, हमें तो R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, हाँ, हमें तो R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम R की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। रुको, R की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। R निकालने के लिए रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो R जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 0.1/2 × 10⁻³ ठीक है। ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻²/2 सॉरी +2/2, यानी कि ये हो जाएगा 100/2 विच इज इक्वल टू 50 ओम, क्योंकि रेजिस्टेंस था तो 50 ओम। तो आपका आंसर जो है वो कितना आ गया, 50 ओम आ गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखना है। बस एक ही फॉर्मूला है बेटा, बस उसी को घुमा घुमू के आंसर निकाल दो, ठीक है, हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। आगे बढ़ते हैं भाई। आगे देखो भाई, अब जो नया चीज आया विच इज योर मोलर कंडक्टिविटी। मैम मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, मैंने तुम लोगों को अभी तक डेफिनेशन लिखना तो पक्का सिखा दिया होगा। मैम कंडक्टिविटी का मतलब है कि कुछ कंडक्टेंस हो रही है, और मैम मोलर का मतलब है कि पक्का कोई एक मोल सॉल्यूशन होगा। तो बेटा एक मोल इलेक्ट्रोलाइट आपका, जब आपका एक मोल इलेक्ट्रोलाइट होता है वो कितनी कंडक्टेंस कॉज करता है, उसे मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। तो आप इसको क्या कह सकते हो, इट इज द कंडक्टिंग पावर ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। अब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट मतलब कि बेटा जो आपने यहां पर शुरू में सॉल्यूशन बनाया था, ये जो आपका सॉल्यूशन है, ये जो लिक्विड सॉल्यूशन है, ये आपका कोई इलेक्ट्रोलाइट है। अगर आप ये 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ले लो तो कितनी कंडक्टिविटी होगी, उसे मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। तो कितना वो चार्ज कंडक्ट कर पाएगा वो उसकी मोलर कंडक्टिविटी कहलाता है, ठीक है। तो चलो भाई, अब इसके बाद में आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ इसका फॉर्मूला देखना है, कहां से आया कैसे आया कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। तो बेटा यहां पर जो फॉर्मूला होता है दैट इज मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m से रिप्रेजेंट की जाती है, एंड इट इज इक्वल टू K × 1000 अपॉन मोलारिटी।
मैं बताऊंगी सारी चीजें क्या क्या रिप्रेजेंट करती हैं, बट अभी इसको लिख लो। चलो अब मैम बताती हैं कि क्या क्या रिप्रेजेंट करता है। लैम्डा एम क्या है? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो ये क्या है? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये आपके इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी है। के क्या है? के बेटा आपकी नॉर्मल कंडक्टिविटी है। आप वो मोल, 1 मोल या 2 मोल या 4 मोल या 10 मोल कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आप नॉर्मल कंडक्टिविटी कैलकुलेट करते हो ये वो है, ठीक है। तो ये क्या है? कंडक्टिविटी जो हम पढ़ते आ रहे हैं, कापा वाली कंडक्टिविटी, ठीक है। और बेटा एम क्या है? ये आपका मोलैरिटी है सॉल्यूशन की, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, या फिर इलेक्ट्रोलाइट बोल दो, मोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बोल दो। और बेटा ये हमेशा मोल पर लीटर में ही होना चाहिए, ये हमेशा मोल पर लीटर में होनी चाहिए, ठीक है। और जो आपकी कंडक्टिविटी है उसकी यूनिट हमेशा बेटा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स ही लेनी है। साइमन मीटर इनवर्स अगर दिया हुआ है तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो और फिर यहां पर इस फॉर्मूला में पुट करना। हमेशा यहां पर साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में ही लेना है और कॉन्सेंट्रेशन हमेशा मोल पर लीटर में ही लेनी है। और ये सब सॉल्व करके आपको आपकी मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी। अब आप कहोगे कि मैम यूनिट क्या होती है? यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, है ना, क्योंकि मैम हमें अगर नहीं पता कि उसने मोलर कंडक्टिविटी दिया तो यूनिट तो पता होनी चाहिए। तो बेटा इसकी यूनिट जो होती है वो होती है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। ये इसकी यूनिट होती है, आपको इसकी यूनिट याद रखनी है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे यहां तक, परफेक्ट है। बस फॉर्मूला समझ लो, बाकी सब चीजें मैम के हाथ पे छोड़ दो, मैम अपने आप समझा देंगी आपको, ठीक है। यस। अब आप में से बहुत सारे बच्चों को एक डाउट आ रहा होगा कि मैम हमें ना सेंटीमीटर को मीटर में नहीं कन्वर्ट करना आता, हमें मीटर को सेंटीमीटर में नहीं कन्वर्ट करना आता, क्या करें? तो बेटा अब आपको रिलेशन समझा रही हूं मैं, रिलेशन समझा रही हूं किसमें? सेंटीमीटर और मीटर में। अगर आपका 1 सेंटीमीटर है बेटा तो वो आपके 10⁻⁻² मीटर के इक्वल होता है, ठीक है। अगर आपका 1 सेंटीमीटर है तो वो 10⁻⁻² मीटर के इक्वल होता है, ठीक है। इमेजिन करो कि आपको कंडक्टिविटी जो है, इमेजिन करो कि आपको जो कंडक्टिविटी है वो गिवन है 2 साइमन मीटर इनवर्स, ठीक है। अब आपको ना कंडक्टिविटी 2 साइमन मीटर इनवर्स दी हुई है, लेकिन आपको किस में चाहिए? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में चाहिए, है ना। तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में कैसे आएगी? देखो 2 साइमन, बेटा मीटर कहां इनवर्स में है तो मीटर एक्चुअली नीचे होगा, है ना। यस। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 2 साइमन, तो ठीक है साइमन ही रहना चाहिए, बट मीटर की जगह सेंटीमीटर चाहिए। आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर में 10⁻⁻² मीटर्स होते हैं, तो बेटा 1 मीटर में आपके पास में 100 सेंटीमीटर्स होते होंगे। ये भी समझ आ रहा है कि 1 मीटर में तो 100 सेंटीमीटर होंगे। अब अगर यूनिट साइमन मीटर दी हुई है तो यानी कि मीटर की जगह लिख दो 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर ये लिख दिया तो दिस विल बी इक्वल टू 2 × 10⁻⁻² साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, 2 × 10⁻⁻² साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। कैसे किया आपने? साइमन और ये सेंटीमीटर इनवर्स नीचे ले गया, इस पूरी वैल्यू को सॉल्व कर दिया। तो बस आपको ये 2 रिलेशंस अगर पता है तो बस यूनिट कन्वर्जन कर सकते हो। एक और सिखा देती हूं, एक और बेटा। इमेजिन करो कि मैंने आपको मोलर कंडक्टिविटी जो है वो आपको दी हुई है 10 साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। ये मैंने आपको यूनिट दिया, आपको इसको साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में करना है। तो कैसे करोगे? आपको पता है कि 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। जो 1 मीटर है मैम वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो ये 10, ठीक है, साइमन तो साइमन ही रहेगा। अब 1 मीटर में कितने? 100 सेंटीमीटर होते हैं और मीटर कितने हैं? 2 हैं, यानी कि 100 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, और यहां पे मोल इनवर्स तो मोल इनवर्स ही आएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू 10 × 100 का स्क्वायर साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो बेटा आंसर आ गया
2 to 4 5 10 raised to the power 5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ऐसे बस ऐसे कन्वर्ट कर लेना और अपनी सारी कैलकुलेशंस कर लेना, ठीक है। अब कई बार आंसर ऐसे पूछा होता है कि आंसर दो एसआई यूनिट्स में, तो एसआई यूनिट क्या होगी, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो फिर सेंटीमीटर में सारा आंसर निकाले ना, फिर इस सेंटीमीटर से मीटर के अंदर उसको कन्वर्ट कर देना और आंसर निकाल देना, ठीक है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि कैलकुलेशंस हमेशा सेंटीमीटर वाले फॉर्म में ही करनी है। कर लोगे अब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। अब बेटा अगला है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बिल्कुल मोलर कंडक्टिविटी की तरह ही होती है। ये क्या होगी, इट इज द कंडक्टिंग पावर, इट इज द कंडक्टिंग पावर ऑफ वन इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। बस एक इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट कितनी कंडक्टिंग पावर है उसकी, उसको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहते हैं। और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है K इंटू 1000 अपॉन, यहां होती है बेटा आपकी नॉर्मेलिटी। N क्या होता है, नॉर्मेलिटी होती है, ठीक है। तो ये रिलेशन बिल्कुल पहले वाले के जैसा ही तो है, याद करने में क्या ही दिक्कत आएगी। तो मैम K यहां पर क्या है, कंडक्टिविटी नॉर्मल जो हम बात करते हैं किस में होगी, हमेशा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में होगी। उसके बाद में मैम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, तो इसे हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोलेंगे। और ये जो है वो बेटा, अच्छा मैं इसकी यूनिट आपको अलग से बताऊंगी, यूनिट में अलग से बताऊंगी, ठीक है। और n क्या है बेटा आपका, n है आपका नॉर्मेलिटी, n क्या है, नॉर्मेलिटी, ठीक है। अगेन इक्विवेलेंट्स पर लीटर, इक्विवेलेंट्स पर लीटर, जैसे मोल्स पर लीटर होता था वैसे इक्विवेलेंट्स पर लीटर होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा, अब देखो यूनिट की बात आई। अगर आप यूनिट की बात करते हो तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ठीक है। रिलेशन अगर कन्वर्ट करना आया तो सिर्फ सेंटीमीटर वाले पार्ट को करना है, आई थिंक कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब बेटा क्वेश्चन आता है, अब यहां तक तो हो गया, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कराऊंगी, पर इसके बीच में एक आपसे सवाल पूछा जाता है कि नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच का रिलेशन क्या होता है, और मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बीच का रिलेशन क्या होता है। तो अब हम सबसे पहले उनके बीच का रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आपका मोल कॉन्सेप्ट है, वही मोल कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। कहता रिलेशन बिटवीन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। पहले मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी का रिलेशन ढूंढ लो, फिर ये निकाल लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैम मुझे पता है मोलैरिटी जो होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर्स, है ना। अगर आप नॉर्मेलिटी की बात करते हो तो मैम नॉर्मेलिटी जो होता है वो आप ऐसे बोल दो कि जो नंबर इक्विवेलेंट्स जो होते हैं दैट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स, ठीक है। अब इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं बेटा, कि इक्विवेलेंट्स एक्चुअली क्या होते हैं बेटा, आपको इक्विवेलेंट्स और मोल के बीच का भी अब रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब समझो और डीप की कहानी। मोल्स होते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास, और जो आपके इक्विवेलेंट्स होते हैं वो होता है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, चलो अब इक्विवेलेंट मास का रिलेशन लिख लो, गिवन मास अपॉन मोलर मास बेटा डिवाइडेड बाय n फैक्टर, तो यहां पे n फैक्टर से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आप क्या कह सकते हो मैम, यहां से इक्विवेलेंट्स जो होते हैं वो आ जाते हैं आपके। अब ध्यान से देखो, ये क्या है, मोल्स के बराबर ही तो है, यानी कि जो आपके इक्विवेलेंट्स होते हैं वो मोल्स इनटू n फैक्टर के इक्वल होते हैं। यहां से आपने इक्विवेलेंट्स का और मोल्स का एक रिलेशन फाइंड आउट कर लिया। अब इस रिलेशन को इसके अंदर पुट कर दो, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी जो है वो किसके बराबर आ गई, नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर अपॉन वॉल्यूम। अब बेटा नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या है,
मोलैरिटी ही तो है। तो यानी कि जो आपकी नॉर्मेलिटी होती है वो एक्चुअली आपकी मोलैरिटी इनटू n फैक्टर के इक्वल होती है। ये जो चीज है वो मैंने आपको फ्री में कराई है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये मेरा कराना नहीं बनता था, ये आप मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ के आते हो, बट फिर भी मैंने आपको ये बताया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं। वहां से डेरिवेशन शुरू किया, डिराइव किया, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का रिलेशन फाइंड आउट कर लिया, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का रिलेशन फाइंड आउट कर लिया। आई होप यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, नो दिक्कत एट ऑल, नो दिक्कत एट ऑल। अब देखो, अभी भी हमारा सवाल पूरा नहीं हुआ है, हमें तो मोलर कंडक्टिविटी वाला रिलेशन फाइंड आउट करना है। अब बेटा ध्यान से देखो, आपको पता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो होती है वो होती है K इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी होती है मोलैरिटी इंटू n फैक्टर, तो यानी कि मैम K इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी इंटू n फैक्टर। हाँ कि नहीं? मैं बताऊंगी n फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, डोंट वरी, चिंता की बात नहीं है। अब देखो K इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, ये किसके बराबर होता है मैम? ये मोलर कंडक्टिविटी के बराबर होता है ना? ये आपका एक्चुअली मोलर कंडक्टिविटी तो होता है। तो यहां से आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी के बीच का रिलेशन मिला क्या? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी अपॉन n फैक्टर, अपॉन n फैक्टर। तो यहां से बेटा आप कह सकते हो दैट मोलर कंडक्टिविटी इज ऑलवेज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनटू n फैक्टर। तो आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कभी भी कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना सीख जाओ, जैसे कि मोलर निकालना सीख गए, n फैक्टर निकालो, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी आ जाएगी। अब अगला सवाल जो आता है बेटा, ये सिंपल डेरिवेशन था तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बस इसका ध्यान रखना, मैंने सिर्फ नॉर्मेलिटी को ओपन करके लिखा, ये मोलर कंडक्टिविटी होती है, तो यहां से मेरे पास ये रिलेशन आ गया। दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपका CUET में पूछा जा सकता है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपसे CUET में पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन आता है कि मैम n फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं? n फैक्टर नहीं कैलकुलेट करना आता, तो चलो ध्यान से सुनो। अब मैम बताएगी हाउ टू कैलकुलेट n फैक्टर। अब पता है क्या, ये भी आप 11th में करके आते हो, लेकिन मुझे पता है कि मेरे बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, नहीं आता होगा, भूल गए होंगे, तो मैम है ना यहाँ पे, मैम कराएंगी आपको। अब देखो बेटा, आपके केस में हमेशा इलेक्ट्रोलाइट जो होगा वो सॉल्ट होगा, सॉल्ट दिया होगा, तो सॉल्ट में आपको क्या देखना होता है, एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि एक इलेक्ट्रोलाइट लिया KCl, तो बेटा जब भी आपको कोई इलेक्ट्रोलाइट दिया है आप बस उसमें ये देख लो कि टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, दोनों में से कोई भी एक। जो टोटल चार्ज पॉजिटिव चार्ज है वो भी आपके n फैक्टर के इक्वल है, जो टोटल नेगेटिव चार्ज है वो भी n फैक्टर के इक्वल है। अगर आप इस केस में टोटल पॉजिटिव चार्ज देखोगे तो आप क्या कहोगे, मैम K प्लस है और Cl माइनस है, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज भी 1 है और टोटल नेगेटिव चार्ज भी 1 ही है, तो बेटा इसका n फैक्टर 1 होगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ाते हैं, लेट अस से H2SO4। H2SO4 में बेटा n फैक्टर कितना होगा? सोचो, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है? एक H प्लस पे 1+1 चार्ज होता है, लेकिन कितने H प्लस हैं? 2 H प्लस हैं, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है? 2, क्योंकि आपके पास में यहां पर 2 H प्लस है और आपके पास में SO4 क्या है? 2 माइनस है, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज भी +1 है, टोटल नेगेटिव चार्ज भी टोटल पॉजिटिव चार्ज भी +2 है और टोटल नेगेटिव चार्ज भी -2 है, तो यानी कि आपका n फैक्टर यहां पे क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, एक लास्ट और, यू हैव AuCl3, यू हैव AuCl3, तो अब इसका n फैक्टर बताओ मैम। टोटल पॉजिटिव चार्ज, इसमें एक मेरे पास Au3 प्लस है और मेरे पास 3 Cl माइनस है, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज भी 3 है, टोटल नेगेटिव चार्ज भी 3 ही है, तो यानी कि n फैक्टर 3 होगा। अब बेटा 3 का ना तिगाड़ा होता है और काम बिगाड़ा होता है, तो मैम अब 4 क्वेश्चन कराएगी, तो चौथा क्वेश्चन है Na3PO4, Na3PO4। हाँ
ठीक है। अब आपको यहां पर एन फैक्टर बताना है, कैसे बताओगे? सोचो अब इसके बारे में। अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो आपके पास में 3 Na प्लस है और आपके पास में एक PO4 3 माइनस है, तो यानी कि टोटल पॉजिटिव चार्ज भी 3 है, नेगेटिव चार्ज भी 3 है, यानी कि एन फैक्टर क्या है? 3 है, राइट? यस। तो आई होप आपको यहां तक समझ आ गया कि एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर एन फैक्टर निकालना आता है तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, क्या कुछ भी दे दो, हम सब सॉल्व कर लेंगे। करें आप थोड़ा आगे बढ़े, चलो लिख लो इसको पहले, मैं तब तक पानी पी रही हूं। कितना बोलती हूं मैं यार, थक जाती हूं मैं। पियो पानी मत पियो, नहीं पानी भी पी लो, बट पहले इसको लिख लो। लो इसको भी लिख लो। लिख लिया। आगे बढ़ते हैं। चलो अब इस सवाल को करने की कोशिश कर लो, क्या कहता है? कहता है इलेक्ट्रोलाइट है, यहां पर एन फैक्टर लिखो और रिलेशन लिखो। मुझे तो बहुत साफ साफ पता है, मोलर कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनटू एन फैक्टर। तो मैं सब में ऐसे लिख लेती हूँ, देखो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनटू, ये भी होगा मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनटू एन फैक्टर, ही तो लिखने हैं बस, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनटू और मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनटू, है ना? देखा, बहुत ही आसान है। अब एन फैक्टर ढूंढो। NaCl, टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल नेगेटिव चार्ज 1, टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल नेगेटिव चार्ज 1, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहां पर आपका एन फैक्टर 1 हो गया, तो ये 1 आ गया, ठीक है। अगला देखो BaCl2 में टोटल पॉजिटिव चार्ज +2, टोटल नेगेटिव चार्ज -2, +2 यानी कि मैम यहां पर एन फैक्टर 2 है, तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगला क्या कहता है? AlCl3, टोटल पॉजिटिव चार्ज +3, टोटल नेगेटिव चार्ज -3, तो मैम एन फैक्टर 3 यहां पर इनटू कर दो 3, ठीक है। आगे बढ़ो, ये ट्राई करो Fe2SO4 होल थ्राइस, ठीक है। टोटल पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज देखो, टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज ही देखना, देखो कितना टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। लेट्स सी कितना एन फैक्टर निकाल लिया आप लोगों ने। अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो आपके पास में एक Fe जो था बेटा वो +3 स्टेट में है, ठीक है, और SO4 जो होता है वो -2 स्टेट का होता है। अब +3 वाला आयरन कितने हैं मैम? 2 हैं, तो यानी कि 3 × 2, ये टोटल पॉजिटिव चार्ज आपके पास +6 है। आपके पास में SO4 एक के ऊपर -2 चार्ज होता है और टोटल है कितने? 3, तो यानी कि मैम -6। कितना एन फैक्टर आया मैम? टोटल एन फैक्टर आ गया 6, तो यहां पर आ जाएगा 6। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आई होप एन फैक्टर निकालने में अब कभी दिक्कत नहीं आएगी, आनी भी नहीं चाहिए, बहुत मेहनत करके समझाया है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम देखें तो अब हम थोड़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें क्या? चलो थोड़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है दैट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.04 मोलर सोल्यूशन, तो आपके पास एक सोल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी आपको 0.04 मोलर गिवन है, ठीक है। उसके बाद में बोलता है ऑफ MgCl2 इज 200 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपको मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है बेटा कितनी? 200 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स at 298 Kelvin. A cell with electrodes that are 2 centimeter square apart, यानी कि आपको एरिया दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इन सरफेस एरिया एंड 0.5 सेंटीमीटर अपार्ट, और जो आपको लेंथ है वो 0.5 सेंटीमीटर गिवन है। अपार्ट फिल्ड विद MgCl2 सोल्यूशन, फाइंड द कंडक्टेंस, आपको कंडक्टेंस फाइंड आउट करनी है, यानी कि बेटा आपको G फाइंड आउट करना है। कोई इशू नहीं है? यस। देखो मुझे एक चीज पता है, इस तरह के फॉर्मूला, इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको ना G फाइंड आउट करना है। अगर मैं याद करूं तो मुझे पता है दैट जो कंडक्टिविटी होती है वो कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट के इक्वल होती है, ये वाला फॉर्मूला याद है?
हाँ, अगर आप देखो तो आपको लेंथ और एरिया गिवन है, आपको पता है कि आपका सेल कांस्टेंट जो होता है वो L/A के बराबर होता है। लेंथ है भाई 0.5 और जो आपके पास में एरिया है वो है 2, यानी कि मैम 1/4 जो है वो मेरे सेल कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। अब आपके पास इसकी वैल्यू है, ठीक है, आपको ये फाइंड आउट करना है और आपको K नहीं पता, अभी भी आपको K फाइंड आउट करना है। तो कंडक्टिविटी कैसे आएगी? अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ये दिया हुआ है मोलर कंडक्टिविटी, तो कुछ तो यूज होगा इसका। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? ब्लैक ही लेंगे, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी का, एक सेकंड रुक जाओ, माइक सेट कर लेने दो मैम को। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? बाबा वाइट चाहिए हमें, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी होता है लैम्डा m इज इक्वल टू K इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। अब ये वैल्यू दी हुई है आपको 200, K आपको नहीं पता लेकिन ये 1000 है और मोलैरिटी जो है वो 0.04 दी हुई। तो क्या आप यहां से K की वैल्यू निकाल सकते हो? बिल्कुल, K जो होगा वो हो जाएगा 200 इंटू 0.04 अपॉन 1000, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 अपॉन 1000, ठीक है। इस वैल्यू को मैं यहां पर पुट कर लेती हूं इसके अंदर। K की वैल्यू आ गई 2 इंटू 4 अपॉन 1000 इज इक्वल टू G इंटू G स्टार है 1/4। आपको G निकालना है तो G निकाल लो, ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 4 अपॉन 1000 which is equal to 4 into 4 16, 16 2s are 32 divided by 1000 which is equal to 0.032। अब बेटा G है, G क्या होता है? G होती है कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस का उल्टा, यानी कि इसकी यूनिट होगी ओम इनवर्स। तो इस तरीके से आपको यूनिट भी लिखनी आनी चाहिए। देखो मैं हर चीज की गारंटी ले सकती हूँ लेकिन मैं अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करके जो मैं आंसर निकालती हूँ ना, मैं उसकी गारंटी नहीं ले सकती, तो वो आप लोग करके देख लेना, क्रॉस चेक। बाकी मैं सारी चीजें सही बताऊंगी, इसका मैं गारंटी ले रही हूँ, ठीक है। क्या होता है ना, आप जल्दी जल्दी सॉल्व करते हो तो कई बार कुछ एक आधी मिस्टेक इधर उधर हो जाती है, फिर आप लोग तो भैया स्पैम कर देते हो कमेंट सेक्शन को। अरे समझो यार, जेन्युइन मिस्टेक भी तो हो सकती है किसी टीचर से, है ना। हाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कैलकुलेशन आप क्रॉस चेक करते रहना, बाकी हम आपको बिल्कुल सही दिशा में लेकर जाएंगे, डोंट वरी। ओके, अगला सवाल देखो भाई। अगला कहता है द रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन। पहले तो वीडियो पॉज करो और खुद करो इस सवाल को, ठीक है, सारे मैम थोड़ी कराएंगी, क्या बात कर रहे हो यार। चलो, कहता द रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 नॉर्मल, तो भाई नॉर्मेलिटी दी हुई है 0.1, सोल्यूशन ऑफ फॉर्मिक एसिड। अब आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मिक एसिड क्या होता है। फॉर्मिक एसिड होता है HCOOH, ठीक है। इस फॉर्मिक एसिड की नॉर्मेलिटी आपको 0.1 मोलर नॉर्मल गिवन है और इसकी रेजिस्टेंस जो है वो आपको 200 ओम गिवन है एंड द सेल कांस्टेंट इज, और आपको G स्टार की वैल्यू दी हुई है 2 सेंटीमीटर इनवर्स। आपको पता है ना ये L/A के बराबर होता है। हाँ, तो आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है, आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है। अब सबसे पहले तो जो फाइंड आउट करना है उसका फॉर्मूला लिख लूं ताकि पता चल जाए क्या क्या चीजें चाहिए। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है K इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी, कोई दिक्कत नहीं। अब मैम इसके लिए नॉर्मेलिटी है हमारे पास 1000 है हमारे पास, पर हमारे पास K नहीं है। K क्या होता है बेटा? कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी कैसे आती है मैम? हमें पता है कंडक्टिविटी इज इक्वल टू G इंटू G स्टार, ये फॉर्मूला हमें पता है। अब इस फॉर्मूला को यूज कैसे करें? अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो आपको G स्टार तो दिया हुआ है ना। हाँ, अब कंडक्टेंस कैसे आएगी? अगर ध्यान से गौर से देखोगे तो आपको रेजिस्टेंस दी हुई है और आपको पता है कि कंडक्टेंस जो होता है वो 1 अपॉन रेजिस्टेंस के बराबर होता है, यानी कि ये हो जाएगा 1/200 के बराबर। पुट कर दें इसके अंदर, कंडक्टिविटी आ जाएगी। चलो, K आ जाएगा आपका 1/200 इंटू G स्टार है आपका 2, G स्टार की वैल्यू है 2, तो मैम ये 1 हो गया, ये 100 हो गया, तो 1/100 जो है वो कंडक्टिविटी आ गई। अब इसको इसमें पुट कर लो, ये कितना आ जाएगा 1/100 इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी कितनी दी हुई है 0.1।
0.1, यानी कि ये आ गया 10/0.1 यानी कि बेटा 100। और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है तो यूनिट क्या होगी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। तो 100 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना आसान था ना, बताना मुझे कितने लोगों का ये आंसर जो है वो बिल्कुल सही आया है। ठीक है, चलो अगला सवाल करो भाई, अगला सवाल करो। आपके टीवी स्क्रीन पर अगला सवाल आ गया है, तो चलिए कोशिश कीजिए इस सवाल को करने की। क्वेश्चन कहता है भाई, ये कैलकुलेशंस देख के मैम को लग रहा है कि मैम को कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, तो 2 सेकंड रुकिए। ओके, अब हमारे पास में हमारा अस्त्र आ गया है, तो अब आप शुरू हो जाइए, करिए इस सवाल को। एक कंडक्टेंस सेल है जो फिल्ड है विद 0.02 मोलर KCl सोल्यूशन। तो मोलैरिटी जो है, दूसरे पेन से लिखूं क्या, बोर हो गई मैं व्हाइट पेन से। मोलैरिटी जो है वो 0.02 मोलर गिवन है विद, और आपको KCl सोल्यूशन दिया, ये भी लिख लो, क्या पता काम ही आ जाए कहीं पे। ठीक है, हाँ, विच हैज अ स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ। अब बेटा आपको ना इस बार नया शब्द दिया है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता क्या है मैम, होती तो कंडक्टिविटी है, K की वैल्यू दी है, बस फ्रेंच में बोल के दिया है ना। तो हमें दिया है 2.768 इंटू 10⁻³ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, अब देख रहे हो बेटा यहाँ पे ना एक चीज गलत किया है, ध्यान से देखो क्या गलत है मैम। यहाँ ना ओम इनवर्स आना चाहिए था, देखा गलती फाइंड आउट कर दी हमने। ठीक है, तो इस बार साइमन सेंटीमीटर इनवर्स नहीं लिखा, ओम इनवर्स लिखा है। ठीक है, ओम इनवर्स भी नहीं लिखा था, ओम लिखा था, जो हमने करेक्ट किया। इफ इट्स रेजिस्टेंस इज 82.4 ओम, अगर उसकी रेजिस्टेंस जो है वो 82.4 ओम है, ओम में ऐसे लिख दूं, ठीक है, तो सेल कांस्टेंट की वैल्यू आपको बतानी है। सेल कांस्टेंट क्या होता है, G⁻, जिसको L/A लिखते हैं, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं तो मुझे सिर्फ एक ही चीज पता है कि जो K होता है वो G × G⁻ के बराबर होता है। जहां पर K कंडक्टिविटी होती है, G क्या होता है मैम, कंडक्टेंस, और G⁻ सेल कांस्टेंट। कंडक्टेंस जो होता है वो 1 रेजिस्टेंस के बराबर होता है, और ये G⁻ होता है। अब मेरे पास रेजिस्टेंस तो दी हुई है क्वेश्चन में, लेकिन मैम ये तो मेरे को कैलकुलेट करना है, तो मेरे को कंडक्टिविटी भी फाइंड आउट करनी आनी चाहिए। तो भाई कंडक्टिविटी मैम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो अब हम कंडक्टिविटी फाइंड आउट करते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो एक नई अच्छा कंडक्टिविटी दे तो रखी है, कंडक्टिविटी दे तो रखी है ना, कंडक्टिविटी भी दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, बस फिर वैल्यू पुट करो और क्या। 2.768 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 1/R, नहीं 1/ रेजिस्टेंस कितनी दी हुई है 82.4 इंटू G⁻। आपको G⁻ कैलकुलेट करना है तो जाल कैलकुलेट कर लो, G⁻ किसके इक्वल होगा, मल्टीप्लाई करना है इनको। 2.768 इंटू 10⁻³ इंटू 82.4। ठीक है, तो चलो अब अपने अस्त्र को यूज करते हैं, अब अपने अस्त्र को यूज करते हैं। 2.768 इंटू 82.4 कितना आया, 228.0 एक सेकेंड, 228.08 इंटू 10⁻³ आ रहा है, तो ये हो जाएगा 0.228 और सेंटीमीटर इनवर्स में आंसर आना चाहिए। तो 0.228 कहां पर है, 0.228 मैम ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको इस तरह के सवालों को करना है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े क्या, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल कहता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ। बताओ कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस किसकी मूवमेंट की वजह से होती है। बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का मतलब है कि जो सोल्यूशन है, जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है, उससे कंडक्टेंस किसकी वजह से होती है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से थोड़ी होती है मैम। इलेक्ट्रोलाइट में तो आयंस होते हैं और वो फ्री हो जाते हैं तो वो कंडक्टेंस कॉज करते हैं। तो सोल्यूशन में आपका फ्री आयंस प्रेजेंट होते हैं तो आयंस करते हैं कंडक्टेंस, राइट। तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकता, आयंस हो सकता है, ये दोनों तो हमें पता ही था।
कि गलती होंगे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन एज वेल एज आयंस पॉसिबिलिटी होती, लेकिन मैम जब आप एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की बात कर रहे हो तो हमें पता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के अंदर आयंस ही होंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन बी यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल करें, चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया है, चलिए करिए। मोल्टन सोडियम क्लोराइड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। अब बेटा आपको ना बहुत ही साफ सुथरे शब्दों में पहले क्वेश्चन को ही, वही होता ना, राम ने सुरेश को पेन दिया, सुरेश को राम ने पेन दिया, वही बात हो रखी है। पहले वाला क्वेश्चन और दूसरा वाला क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, बस घुमा के पूछा हुआ है। कहते हैं कि मोल्टन सोडियम क्लोराइड, यानी कि आपके पास में NaCl है बेटा, आयंस है, तो ये अपने सोल्यूशन में क्या करेंगे, आयंस में फ्री हो जाएंगे, तो ये कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। तो कैसे कर रहे हैं, आयंस से ही तो कर रहे हैं ना, यस आयंस, तो फ्री आयंस, ऑप्शन बी फिर से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट, यस। बहुत ही आसान था यार, बहुत ही आसान था। अगला सवाल करो। कहता प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज, प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी काहे नहीं कंडक्ट करता। मैम प्योर वाटर जो होता है बेटा, प्योर वाटर जो होता है ना आपका H2O, देखो अभी आप NaCl की बात कर रहे थे, तो NaCl ना एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। अब आप कहोगे मैम इलेक्ट्रोलाइट हमें नहीं पता, बेटा ये ना डिटेल में आपका पढ़ते हो आयनिक इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि जो सॉल्ट्स होते हैं, जो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं और जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वो कंप्लीटली अपने आयंस में टूट जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो आयनाइज हो जाते हैं, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, तो ये अपने आयंस में टूट जाते हैं। लेकिन जो आपका वाटर होता है वो बेटा आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो अपने आयंस में कंप्लीटली नहीं टूट पाता, वो अपने आयंस में कंप्लीटली नहीं टूट पाता, ठीक है। और इसीलिए क्योंकि आयंस कम बन रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं कर पाता ज्यादा। तो प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट टोटली अनआयनाइज्ड, क्योंकि वो ऑलमोस्ट टोटली अनआयनाइज्ड होता है, बहुत ही कम वो आयनाइज हो पाता है। तो ऑप्शन सी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं बेटा। नेक्स्ट है प्योर वाटर, एक ही क्वेश्चन दो बार आ गया है, तो ठीक है मैम, ये तो हम कर ही चुके हैं। तो बेटा इसके साथ हम हमारे सेशन के एंड पर आ गए हैं। तो आज हमने बहुत ही आसान चीज पढ़ी, राइट। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। बस आपने समझा कि न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने हैं, आपने फॉर्मूलाज को समझा, आपने ये देखा कि आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद करना है और उस फॉर्मूला से आप सारे फॉर्मूलाज डिराइव कर सकते हो, है ना। तो रटो मत, अगेन रटो मत, समझ लो यार क्या दिक्कत है, समझ लो, उसके बाद में करते रहो क्वेश्चंस। याद रखना, अगर आप एसआई यूनिट की बात करते हो तो एसआई यूनिट में साइमन मीटर ही आता है, जहां जहां सेंटीमीटर है उसकी जगह पे एसआई यूनिट में मीटर आता है। लेकिन जो आप भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे आप हमेशा सेंटीमीटर में लेकर सॉल्व करोगे, ये मतलब गांठ बांध लो इस बात को। अगर कभी मीटर में आंसर पूछा भी है तो लास्ट में उस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। आई होप आपको आज बहुत मजा आया होगा आज के सेशन में, मेरे को तो बहुत मजा आया, ठीक है। यस, तो बेटा ऐसे ही पढ़ाई करते रहना है, ठीक है। और पता है क्या, मैं आपको मोटिवेशनल स्टोरीज तो बहुत बता ही रही हूँ, मतलब मेरे को जितनी पता है उतनी मैं बता पा रही हूँ, लेकिन आप भी तो शेयर कर सकते हो मेरे साथ अपनी स्टोरीज। तो आप कॉमेंट्स में शेयर किया करो ना, मैं पढ़ूंगी, फिर उसमें से कोई एक मैं शेयर कर दूंगी आपके साथ, ठीक है। ऐसा करें क्या, ठीक है, ऐसा करते हैं, ठीक है। तो आप ना एक कोई इंटरेस्टिंग सी स्टोरी शेयर करो अपनी तरफ से, चाहे वो आपकी लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, या फिर आपने कहीं पढ़ी हो, या फिर आपने कभी किसी से सुनी हो, अपनी मम्मी से, अपने पापा से, अपनी दादी से, अपने दादू से, है ना। तो जिनसे भी जो भी स्टोरी आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये स्टोरी मेरी बहुत हार्ट टचिंग स्टोरी है, तो वो आप शेयर करो एंड देन आई विल शेयर हियर, ठीक है। इसमें और ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। ओके, तो आई होप आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। हम नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बेटा ऑल द वेरी बेस्ट।